कक्षा 11वीं वाणिज्य समूह वाले विद्यार्थी, अभी आपको कुछ वीडियोज बही खाता के भेजे गए थे। कुछ 2-3 वीडियो वाणिज्य कक्षा 11 वाणिज्य कॉमर्स में दूसरा विषय भी है व्यवसाय अध्ययन, उसके कुछ वीडियो भेजे गए थे। आपको बताया गया था, फिर से थोड़ा ध्यान मिलाइए। मनुष्य 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाए और वैध भी हो, मानवकृत हो, कई बातें हैं। अनार्थिक क्रिया वह कहलाती है जिससे काम तो करता है व्यक्ति, लेकिन उससे धन की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे बताए थे, स्कूल में माने टीचर का विद्यालय में पढ़ाना बच्चों को आर्थिक क्रिया है, कोचिंग पढ़ाना आर्थिक क्रिया है, घर में बच्चों का मार्गदर्शन करना, उनको पढ़ाना वो है तो काम, लेकिन उससे धन की प्राप्ति नहीं होती, वो अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं को बताए थे 3 भागों में बांटा गया है, व्यवसाय, पेशा, रोजगार। इनका अर्थ बताया गया था। अब अपने को लिखना है व्यवसाय की विशेषताएं। नंबर 1 व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय हो गया। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकार हैं, बता दिया गया है, भेजा भी जाएगा। व्यवसाय, पेशा, रोजगार। तो व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं? लाभ का उद्देश्य, वैधानिक तथ्य का पाया जाना, दूसरा था आपका, इनको लिख करके ध्यान देते जाइए। प्रतिफल अनिश्चित है। इनको व्यवसाय की, इसके बाद आपको 1-2 व्यवसाय पेशा, यहाँ आपको ऊपर दिया जाएगा, दिया जाएंगे यहाँ रोजगार की विशेषताएं। नंबर 3 3 नंबर 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 3 नं
उसको छोड़िए, फिर लिख रहे हैं को। आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, व्यवसाय, पेशा, रोजगार। यहीं से व्यवसायिक अध्ययन की शुरुआत है। इनकी विशेषता समझिए। व्यवसाय, अब कहेंगे व्यवसाय क्या है, वो भी आर्थिक क्रिया है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय हो, वस्तु का उत्पादन हो, उत्पादन में जो सहायक क्रियाएं लगती हैं, क्योंकि उत्पादन के लिए उसमें और से बहुत सी क्रियाओं का समय व्यस्त रहता है, सबका संयोजन है, वो सब क्या है, व्यवसाय कहला गया। लेकिन व्यवसाय की विशेषता क्या है? सबसे पहले व्यवसाय की स्थापना का, व्यवसाय करने का, व्यवसाय में लगाने का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ये लाभ संभावित होता है, इतना लगा रहे थे इतना पाएंगे, तो माने सेवा भाव से व्यवसाय नहीं किया जाता। व्यवसाय की स्थापना का उद्देश्य क्या रहता है? यदि कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल कुछ ना कुछ मिले, और प्रतिफल से तात्पर्य व्यवसाय में काहे से है? लाभ से है। दूसरी बात, आर्थिक क्रिया, दूसरा जो इसका हुआ है वैधानिक तत्व का पाया जाना। एक व्यवसाय सफल तभी माना जाता है शासन की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, जिसमें शासन बाधा न लगाए। जिस उद्योग के लिए, जिस व्यवसाय के लिए लाइसेंस लेना है, नंबर 2 का काम नहीं करना है, अवैध काम नहीं करना है, जिन वस्तुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है, इनका क्रय विक्रय का कार्य नहीं करना है, चोरी चहाड़ी की चीज नहीं बेचना है। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिस पर शासन रोक लगाती है, इनको न बेचिए, बेचेंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे मादक पदार्थ है, शराब की बिक्री लाइसेंस लेके, लाइसेंस माने बैलेट कहला गया, वैध कहला गया। और खाद की बिक्री है, वो भी व्यापार कहला गया, उसके लिए लाइसेंस लीजिए। दवाई बेच रहे हैं, दवाई के लिए ड्रग का लाइसेंस लेना पड़ता है। किराना बेच रहे हैं, उसमें लेना पड़ता है। तमाम दुनिया भर की जो शासन द्वारा अनिवार्य क्रियाएं हैं कि ये आपको दस्तावेज चाहिए, कागज चाहिए, उन दस्तावेजों को रखिए, शासन से अनुमति प्राप्त करिए। अब विद्यालय खोले हैं प्राइवेट, उसके लिए शासन से लाइसेंस लेना पड़ता है, पंजीयन कराना पड़ता है, पंजीयन शुल्क लगती है। अब कोई लड़का ऐसे बुला के अपना पढ़ाने लगे, कोचिंग खोले हैं, कोचिंग का लाइसेंस लगता है। शासन क्या है? प्रमाण पत्र देती है निर्धारित प्रारूप में। तो उसमें क्या है, ऐसा काम करें तो उसमें क्या है, वैधानिक तत्व आ जाता है, वैध कहला गया, वैध कहला गया, उसमें फिर रोक टोक न रहेगी। अच्छा, तीसरी बात है निरंतर लेन देन या व्यवहार। व्यवसाय कोई एक दिन, एक महीने, एक साल चलने वाली क्रिया नहीं है। व्यवसाय निरंतर कई वर्षों तक, कोई उसमें वर्षों की सीमा नहीं है, 100 वर्षों तक चलता रहता है। माने नहीं कि अभी 1 महीना किए फिर बंद कर दिए, फिर किए फिर बंद कर दिए, 1 साल किए फिर बंद कर दिए। व्यवसाय क्या है, उसकी समय सीमा निश्चित नहीं होती, अनंत होती है। जब तक वो कोई ऐसी परिस्थिति न आ जाए कि लगातार आमदनी है और आपसी मतभेद हो जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन व्यवसाय क्या है, निरंतर लगातार चलता रहता है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, चौथी विशेषता है व्यवसाय में पूंजी की जरूरत पड़ती है। पूंजी, देखिए धन सबके पास रहता है। आर्थिक क्रियाओं में साहस तत्व केवल व्यवसाय में पाया जाता है। अब व्यवसाय का मतलब भी धन, रुपया, व्यवसाय में आप पूंजी लगाएं। अच्छा, अब पूंजी लगा रहे हैं तो पूंजी लगाने का साहस चाहिए। लोगों के पास तिजोरी में पैसा भरा है, बैंक में करोड़ों रुपए जमा है, लेकिन किसी व्यवसाय में लगाते नहीं कि हो सकता है व्यवसाय ना चले, क्योंकि व्यवसाय का जो प्रतिफल है संभावना पर आधारित है। यदि व्यवसाय चल गया, व्यापार चल गया, उद्योग चल गया,
तो लाभ है। यदि न चल पाया किन्हीं कारणों से, संयोगवश हानि है। जैसे आदमी ट्यूबवेल खुदवाता है, मशीन लाया, मशीन वाले को पैसा दिया, खुदवाए, अब नीचे तो देखने नहीं गए कोई पानी निकलेगा कि नहीं। तो जो ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं, ये जोखिम का काम कहलाता साहस। आ रही बात समझ में कि देखें न निकला तो आखिर पैसा गया। इसी प्रकार व्यवसाय में है, पैसा लगाए और वो रिटर्न न मिला, उसका प्रतिफल न मिला, पूंजी लोगों की डूब जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है? पुराने जमाने में, आजकल तो नए सिस्टम आ गए हैं, लोग ट्यूबवेल कराते। पहले लोग कुआं खुदाते थे, पानी नहीं निकलता था, निकला तो खारा निकला, तो आखिर कुआं तो खोदना पड़ेगा, जोखिम साहस जुटाना पड़ेगा कि ऐसा करो। तैरना है आपको, बैठे बैठे नहीं सीख सकते आपको गहरे पानी में जाना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तैराई की जरूरत गाय में पड़ती है गहरे पानी में, उथले पानी में नहीं पड़ती। इतना तो पैदल चल के निकल लेगा आदमी, ना डूबेगा। तैरना कहाँ सीखता है, कहाँ उसकी जरूरत पड़ती है, कहाँ महत्वपूर्ण है तैरना? गहरे पानी में। तो जोखिम है तैरना सीखना, हो सकता है डूब जाए। इसी प्रकार व्यवसाय में क्या है, साहस तत्व पाया जाता है। सभी में साहस तत्व नहीं रहता। दूसरी बात, साहस तत्व क्यों आ गया इसमें? साहस क्योंकि सभी जो और चीजें होती हैं वो अनुबंधित होती हैं। पूंजी कम लगती है, डूबने का डर नहीं रहता, पैसा डूबने का डर नहीं रहता। जो और आर्थिक क्रियाएं हैं आपके जिसमें पैसा कमाता है, पेशा रोजगार में, सबसे अधिक जोखिम इसी में पाई जाती है, व्यवसाय में, पैसे में नहीं रहती। अच्छा, इसके बाद अपन चलते हैं पैसे की विशेषता में। जैसा कि पैसे में बताया गया था, पैसा एक ऐसी क्रिया है जिसमें लोग अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं। और जो पैसे का काम करता है उसे पेशेवर व्यक्ति कहा जाता है। पेशेवर व्यक्ति के उदाहरण बताए गए थे। लोग उसमें भी धन अर्जित करते हैं, अब वैध रूप से अर्जित करते हैं। उसमें आपको उदाहरण बताए गए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अध्यापक, प्राध्यापक, विद्यालय, महाविद्यालय। कुछ पेशेवर व्यक्ति होते हैं और कुछ कहलाती हैं गैर व्यापारिक लाभकारी संस्थाएं होती हैं। तो पैसे से क्या है, विशिष्ट ज्ञान का होना जरूरी है। मानी ज्ञान, जैसे शिक्षा होती है दो प्रकार की, एक सामान्य शिक्षा कहला गई, परंपरागत शिक्षा कहला गई। आदमी पढ़ा, प्राइमरी पढ़ा 5वीं तक, जूनियर पढ़ा, हाई स्कूल पढ़ा, आर्ट्स में पढ़ा, फिर बीए में किया, बीकॉम एमकॉम किया, बीएससी एमएससी किया। लेकिन आप 12वीं के बाद विषय चूज करते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंट सीए कर ले, बीई कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, एमबीबीएस कर ले, एमसीए कर ले। ये क्या है, विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। तो इसमें क्या है, पेशा में विशिष्ट ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर है पेशेवर व्यक्ति, उसे इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। वकील हैं, वो पेशेवर LLB किए रहते हैं। सामान्य शिक्षा के अलावा विशिष्ट विशेष शिक्षा लिए रहते हैं, अतिरिक्त शिक्षा। अच्छा, इसमें भी पैसे में क्या है, पैसे के बदले जो मिलता है प्रतिफल का नाम फीस है। पेशेवर व्यक्तियों को जो पेशा का काम करते हैं उन्हें क्या मिलता है, प्रतिफल में फीस। लेकिन क्या है, एक डॉक्टर क्लिनिक खोला है, एक वकील कोर्ट में बैठा है, तो उसमें क्या है, जो उसके ग्राहक आएंगे, डॉक्टर के जो मरीज आएंगे, तो क्या संख्या निश्चित है कितने आएंगे, पता नहीं क्या हुआ करे, बीमारी बढ़ जाए, डॉक्टर का नाम है तो लाइन लगे रहे, ऐसा भी होता है। तो इसमें क्या है, जो प्रतिफल रहता है निश्चित नहीं है कि मालूम रहे कि शाम को हम इतना लेके आना है, महीने में इतना कमाना, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इसमें प्रतिफल अनिश्चित रहता है। तीसरा है नैतिकता एवं ईमानदारी। इसमें क्या है, पेशेवर व्यक्ति में नैतिक गुण पाया जाना चाहिए, ईमानदार पाया जाना चाहिए। एक डॉक्टर के पास मरीज गया है, उसको ईमानदारी से देखे और वही दवाई दे जो उसके रोग को काटे, जो उसको फायदा करे। वकील है पेशेवर व्यक्ति, तो
वकील उसको ऐसी अपने जो उस क्लाइंट जाएंगे, एक तरह से उसके ग्राहक कहला गए क्लाइंट, तो उनको ऐसी मतलब उनके केस में पैरवी करे कि उनके पक्ष में मुकदमा आए। लापरवाही बरतते हैं, दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, तो नैतिकता खत्म हो गई उनकी। ऐसे में उनका स्तर गिर जाता है, पैसा जरूर दलाली में कमा लेंगे। जैसे कोई मुकदमा चलता है तो उसमें क्या है, पक्ष विपक्ष होते हैं, वादी प्रतिवादी हुई। अब क्या है, वकील मिल जाए तो एक पार्टी को जिता दे और एक पार्टी को हरा दे, अपना मिल जाए वकील। तो जो वकील मिल गया वो अपना होगा लेके। ऐसा नहीं, अपना काम मान के, मान लो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि जो वकील खड़ा होता है उसमें जिस पक्ष का वकील है तो क्लाइंट की तरफ से वो बना जाता है कि हो गया इसकी तरफ से हम हैं, जो इसका काम है वो नहीं कर सकता, हम करेंगे। उसका स्थान ले लेता है क्योंकि उसको कानूनी ज्ञान नहीं है, और जिनको कानूनी ज्ञान रहता है अपना मुकदमा स्वयं लड़ते। अच्छा, चौथी विशेषता है इसमें सेवा भावना। पेशेवर व्यक्ति में सेवा भाव रहता है, उसका जो उद्देश्य है लाभ कमाना कम रहता है। सेवा, जैसे व्यवसाय का उदाहरण ले ले, आपके घर में दुकान है तो जो सामान जितने का है उससे कम बने देंगे, भले वो सड़ जाए, खराब हो जाए, एक्सपायरी हो जाए। लेकिन डॉक्टर यदि 100 रुपए फीस निर्धारित किया है, कोई गरीब पहुंच गया तो फीस माफ भी कर सकता है, हाफ भी कर सकता है, ये कहलाती है सेवा। कुछ दवाइयां निःशुल्क दे सकता है। वकील के पास गया कोई क्लाइंट, कोई पीड़ित व्यक्ति, तो उसको कानूनी सलाह उसकी तरफ से वकालत फ्री में कर सकता, कम फीस ले सकता है, ये कहलाता है सेवा भाव। तो पेशेवर व्यक्ति में सेवा भाव पाया जाता है, ये ध्यान से सुनो। अब इसके बाद पेशा और व्यवसाय में अंतर चलेगा, और थोड़ा सा आप 2 मिनट लगेगा। रोजगार की ये दोनों ही विशेषताएं देखिए, थोड़ा अफीनिटी के आधार पर, विशेषताओं पर आधार पर अंतर बनता। अब थोड़ा सा उसकी विशेषता देख लीजिए। तीसरा है आर्थिक ये रोजगार की विशेषताएं देख लीजिए, 4 हैं। रोजगार में प्रतिफल, काम का नौकरी करने के बदले जो मिलता है, जैसे सब में प्रतिफल अलग अलग है। व्यवसाय का प्रतिफल लाभ कहलाता है, पेशे का प्रतिफल फीस कहलाती है, रोजगार का प्रतिफल क्या कहलाता है, वेतन। तो केवल तीनों आर्थिक क्रियाओं में एक ऐसी क्रिया है रोजगार जिसमें काम के बदले जो मिलता है वो निश्चित रहता है, वो उतना महीने में, साप्ताहिक या डेली, प्रत्येक दैनिक मिलना है, और ऐसा किसी उसमें आर्थिक क्रिया में नहीं होता है। जैसे हम स्वयं टीचर हैं, हमको रोजगार मिला है, रोजगार में लगे। अब हमारे जो
हमको जो पेमेंट देते हैं मासिक जो तय है उतना हमको मिलेगा ही। विद्यालय में आए चाहे न आए, यदि विद्यालय आ रहेंगे हमको रखेगा, नौकर रखेगा, कर्मचारी हैं तो हमको क्या है महीने में जितने भी कर्मचारी आम बात नहीं जो अनुबंधित है तय हो जाता है। ये जरूर है लोग पूछने लगते हैं कितना पाते हैं, तो इससे मतलब नहीं, जो भी तय है उतना महीने में मिलना है। स्कूल को आए चाहे ना आए, हिसाब लेने वाले अब नहीं होते ना हिसाब देने वाले होते, जो अपना अनुबंधित है वो मिलना है। अच्छा, इसमें वो दूसरी विशेषता क्या है कि कोई कर्मचारी को जो रोजगार देता है वो नियोक्ता कहलाता है, और जो कार्य करता है नौकरी करता है वो कर्मचारी कहलाता है। अब उदाहरण के लिए समझिए, हमको जो रखे हमारे नियोक्ता कौन है, मिश्रा जी हैं, दीपू भैया हैं, वो नियोक्ता कहला गए, हम कर्मचारी कहला गए। तो माने दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, न वो दीपू भैया है न मैं प्रमोद पांडे, वो नियोक्ता है मैं कर्मचारी। अच्छा, इसमें क्या है, और जो आर्थिक क्रियाएं हैं किसी के आदेश के अनुसार काम नहीं करना पड़ता। व्यवसाय है, धंधा किए हैं, दुकान खोले हैं, उद्योग लगा रहे हैं, जब खोले चाहे जब बंद करे, वो अपनी मर्जी के मालिक है। लेकिन इसमें क्या है, जो नियोक्ता कर्मचारी को आदेश देगा उसका पालन करना पड़ेगा, अपने मन का नहीं करना पड़ता है। पीरियड बाद ये विषय पढ़ाइए, इतने बजे आइए, इतने बजे जाइए, क्या कहलाता है, आदेश। माने जिस कार्य के लिए रखे गए हैं, अपने काम के लिए नहीं किए कराएं, अपना पर्सनल काम वो अलग मैटर कहला गया, वो व्यक्तिगत व्यवहार कहला गया। लेकिन जिस कार्य के लिए लिखा है यहाँ रखा गया है उस कार्य को उनके आदेश अनुसार, नियोक्ता के आदेश अनुसार कर्मचारी को काम करना पड़ेगा, अपने मन का नहीं। समय से आना, समय से जाना, जो यहाँ कार्य दिया जाए कार्य करना। चौथी विशेषता रोजगार की, इसमें पूंजी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। बढ़िया अपना जाओ, महीने का ले आओ, जेब भरो चले आओ। औरों में तो थोड़ा पूंजी की जरूरत पड़ती है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूंजी की जरूरत पड़ती है काहे में, व्यवसाय में। व्यवसाय का पूंजी माने भी पैसा, धन, कुछ जरूरत पड़ती है पैसे में। जैसे एक डॉक्टर है, उसको क्लिनिक खोलना है तो टिप टॉप चाहिए, काउंटर चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, पर्सनल केबिन चाहिए, कुछ दवाइयाँ चाहिए, आला चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ पूंजी लगे। लेकिन रोजगार में कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़ा चाहिए, जाओ अपना काम करो, महीना भर 15 दिन जेब भरो चले आओ।